हर पल और मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। शाम की खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू दूसरे दिन भी लगभग 3 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। बता दें, शनिवार को ईडी की टीम ने धीरज साहू से लगभग 11 घंटे तक पूछताछ की थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से बरामद BMW कार को लेकर उनसे पूछताछ की गई थी। शनिवार को तकरीबन 11 घंटे की पूछताछ के बाद सांसद धीरज साहू ईडी के दफ्तर से रात के 10 बजे बाहर निकले थे। उन्होंने बताया था कि दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन की आवास में मिली कार न ही हेमंत सोरेन की है और न ही मेरी है। देखें। तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? तबीयत का बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 फरवरी को नीतीश सरकार के विश्वास मत से पहले सत्ता पक्ष एवं विपक्षी दलों के नेता लगातार दावा और प्रतिदावा कर रहे हैं। नए घटनाक्रम में महागठबंधन सभी दलों ने नेताओं ने एक साथ मीडिया से बात की और महागठबंधन के सभी विधायकों के एकजुट होने का दावा किया और सीएम नीतीश कुमार को 122 विधायक विधानसभा में जुटाने की चुनौती दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि 243 के विधायक वाले विधानसभा में स्पीकर को हटाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। ये संख्या नीतीश कुमार को दिखा दे तो हम उन्हें शुभकामना दे देंगे। वहीं कांग्रेस विधायकों के डरने के सवाल पर अखिलेश सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस के नेता अंग्रेजों से नहीं डरे तो भला इनसे क्या डरेंगे। देखें एक नजारा। राबरी आवास पर सबको बुलाया जाएगा क्या? इधर अखिलेश, इधर कहाँ बुलाया जाएगा? अखिलेश इधर देखिए ना, इधर उलटफेर जो फिर तो हो ही गया। अब 122 जब पहले ही जो 2 जजमेंट महाराष्ट्र और अरुणाचल का झा जी ने जिक्र किया, तो 122 ही पहले दिखा दे। सरकार जो बनाए हैं मुख्यमंत्री जी को पहले 122 तो दिखाएं। सरकार का मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। मांझी जी को ऑफर दिए थे, आ जाएंगे क्या आप लोगों के साथ? कांग्रेस जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरी थी, झूठिया सत्ता से डरने वाली है। आप सब एक बार गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूँ कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी? करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा। हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि पहला अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया। 179C का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया। दोनों जजमेंट की कॉपी आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए एक संदेश। इंडिया के पास जो है, आप लोग जो कह रहे हैं जिस तरीके से एनडीए के पास नंबर है, आप लोग माहौल बनाए हुए हैं, आखिर इस माहौल के पीछे वजह क्या है? नहीं, देखिए आप बिला वजह कह रहे हैं, माहौल हमने नहीं बनाया। आप विधायकों को आपने रुकवाया है ना? हम तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य
एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें, सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो बिहार फ्लोर टेस्ट कल यानी कि 12 फरवरी को बिहार में विधानसभा सत्र है, जहां फ्लोर टेस्ट भी होना है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में उठापटक का माहौल है। इसे लेकर कैसे हालात है बिहार में, फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार के हालातों को देखे, जायजा लिया संवाददाता संजय ने। पूरी देश की निगाहें बिहार विधानमंडल के बजट सत्र पर है। ऐसे में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र काफी इस बार अहम माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए की सरकार को बहुमत पेश करना है। और ऐसे में कल फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट पर बिहार विधान बजट सत्र में जो है अपना बहुमत जो है एनडीए की सरकार साबित करेगी, क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार बनी है। महागठबंधन की सरकार जाने के बाद बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में काफी हंगामेदार होगा। और कल यहां से जब सदन की कार्रवाई शुरू के लिए पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो है फ्लोर टेस्ट होगा, यानी अपना बहुमत साबित करना होगा एनडीए की सरकार को, यानी नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अभी भी करीबन 6 विधायक जो है जदयू के वो नहीं शामिल हुए थे। और शाम के वक्त जो है विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। एक तरफ जो है आरजेडी अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी हुई है, महागठबंधन के तमाम विधायक जो है वो अपने एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो बीजेपी भी अपने विधायकों के साथ बीजेपी जो है वो गया में है, अपना कार्यक्रम में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार विधानमंडल का बजट सत्र काफी अहम होने वाला है और काफी हंगामेदार होने वाला है। लेकिन उसकी तैयारी जो है 2 दिनों से चल रही थी और विधानसभा में पूरी तैयारी कर ली गई है। अंतिम रूपरेखा भी तैयार हो चुका है। तमाम कक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए, मीडिया का जो कक्ष है बैठने के लिए, उसकी गैलरी यहाँ पर बनाई गई है। वहां पर एक टीवी लगाया गया है, जो विधानसभा के अंदर जो कुछ होगा वो लाइव तस्वीरें दर्शक तक और जो मीडिया कर्मी हैं उन तक बातों को पहुंचाने का एक जरिया है। और वहीं नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आपको 3 लेयर पार करके ही विधानसभा के अंदर आना होगा। पहले लेयर में आपके सुरक्षा कर्मी जो है वो आपके एंट्री पास देखेंगे, जो आई कार्ड है वो आपके देखेंगे। और उसके बाद दूसरे लेयर में भी आपके पास देखे जाएंगे और मेडिकल डिटेक्टर से आपकी जांच होगी और उसके बाद ही आप अंदर आएंगे। फिर उसके बाद जो है नियंत्रण कक्ष में पूरी जानकारी आपको देनी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा के बजट सत्र काफी अहम होने वाला है और पूरी देश की निगाहें जो है वो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र पर है, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में हंगामा हो सकता है। और विधानसभा के इर्द गिर्द 144 लगाए गए हैं। कोई भी अगर धरना प्रदर्शन या हंगामा करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई मजिस्ट्रेट बहाल किए गए हैं, कई पुलिस बल की तैनाती की गई है। तमाम पुलिस अधिकारी कल मौजूद रहेंगे और यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो काफी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि कल अभिभाषण के बाद जो है फ्लोर टेस्ट होगा, यानी राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा में। अपनी बहुमत को साबित करने के लिए एनडीए की जो सरकार है वो साबित करेगी। अपने विधायकों का पूरी तरीके से यहाँ पर बहुमत साबित करने के लिए एड़ी चोटी लगाई हुई है। तमाम अटकलें जो लग रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा खेल होगा, वो खेल पर कहीं ना कहीं कल विराम भी लगेगा। क्या कल नीतीश सरकार अपना बहुमत पेश कर पाएगी या नहीं, ये तो बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से खबरें हैं कि नीतीश कुमार के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, तो आरजेडी के कई विधायक जो है वो एनडीए के संपर्क में हैं। तो ये तमाम जो अटकलें हैं विधायकों को तोड़ने के लिए, वो कल फ्लोर टेस्ट पर सब कुछ साफ हो जाएगा। और उसके बाद अपना बहुमत किस तरीके से साबित कर पाएंगे एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार जो है किस तरीके से अपना बहुमत साबित करेंगे, ये तो कल तय हो जाएगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र काफी अहम होने वाला है और पूरे लोगों की निगाहें जो राजनीतिक दल हैं उनकी विधानसभा पर ही टिकी हुई है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव खेल के मैदान में जो है अपनी खेल दिखाते हैं क्रिकेट के मैदान में, उसी तरीके से राजनीति में भी सभी के
जो है कहीं ना कहीं राजनीति में भी पसीने छुड़ाए हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या जो महागठबंधन के लोग हैं वो किस तरीके से खेला कर पाते हैं, क्या वो लोग जो है बहुमत साबित करने देंगे या नहीं, ये तो समय और वक्त तय कर देगा। लेकिन कल बिहार विधानसभा का जब बजट सत्र शुरू होगा उससे ठीक पहले जो है कहीं ना कहीं अपनी बहुमत साबित करने के लिए तमाम विधायकों को, यहाँ पर एनडीए के तमाम विधायकों को जुटान होगा। लेकिन उससे पहले विधायकों को तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। एनडीए के अंदर हो या महागठबंधन के अंदर, सभी को एक ही बात का डर सता रहा है कि क्या हमारे विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या हमारे विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, क्या जेडीयू के जो विधायक हैं वो आरजेडी के संपर्क में हैं। तमाम अटकलों पर विराम लगने वाला है कल, यानी 12 फरवरी बिहार विधानसभा का बजट सत्र अहम होने वाला है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप देखते रहे लाइव इंडिया, हर पल पटना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय के कैलाशपति सभागार में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया एवं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को किसानों का हितैषी बताया। वहीं देश के तमाम किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं बनाई जिससे किसानों में खुशहाली, और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में जेपी नड्डा के नेतृत्व में हर किसानों तक पहुंचाने और उनके बीच योजनाओं का लाभ कितना कारगर साबित हुआ, इसकी पहल की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि 2014 से जब से देश में भाजपा की सरकार बनी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से लगातार समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण के लिए लगातार लोक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रतिवर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है। बड़ा उल्लेखनीय आंकड़ा है। अगर हम लोग देखें तो पूर्व में 2014 से पहले की जो सरकारें रही हैं उन लोगों के समय और वर्तमान समय में हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार ने खजाना एक तरह से खोल रखा है, उनके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, और किस तरह से उनके फसल की कीमत, वाजिब कीमत उनको मिल पाए, उनके श्रम की जो उनकी श्रम शक्ति है उसका अधिकाधिक लाभ उन्हें मिल जाए, इसके लिए भी लगातार केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को लगातार बढ़ाया गया। एमएसपी पर फसलों को खरीदकर किसानों को 15 लाख रुपए करोड़ अधिक दिए गए। 15 लाख करोड़ रुपए की राशि अधिक दी गई जो पूर्व की एमएसपी थी और जो वर्तमान एमएसपी है उसके आधार पर। इसी तरह से जो गन्ना किसान हैं उनको भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले ही साल किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया जो अगले 3 साल तक यूरिया का दाम नहीं बढ़ने दिया जाए। तो इस तरह से जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है। आज आप देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ दिया जा रहा है। इस तरह का लाभ इतने बड़े स्तर पर देश में पहली बार, आप कह सकते हैं कि आज़ाद भारत में पहली बार हमारे जो अन्नदाता किसान भाई हैं उनको इतनी बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष लाभ प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान योजना के माध्यम से दिया जाए। कल जो शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तो उस प्रसारण को सीधा पूरे देश में दिखाया जाएगा एलईडी के माध्यम से, और बिहार में 45 जगहों पर सभी जिलों में एक जगह चयनित किया गया है। वहाँ 3000 प्लस कार्यकर्ता किसानों को आमंत्रित किया गया है, किसान प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, और उनके सामने एलईडी के माध्यम से ये प्रसारण होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन मिलेगा और कार्यक्रम कल और उसके बाद 1 माह रेगुलर चलने वाला है। और जब जहां कार्यक्रम शुरू होगा तो गौ माता का पूजा करना है, कृषि यंत्र का पूजा करना है, उसमें ट्रैक्टर होंगे, हल होंगे, इनका पूजा करके तब हम एक गांव में चौपाल लगाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी हमारे ये 4 वर्गों के लिए जो काम किए हैं, किसान के लिए, महिला के लिए, गरीब के लिए या युवा के लिए, इसको विस्तृत रूप से एक पत्रक के माध्यम से भी
हम लोग उस चौपाल में बताएंगे, और चौपाल खत्म होने के बाद हम उस गांव में डोर टू डोर भ्रमण करके किसान मोर्चा के सारे कार्यकर्ता घर घर जाके ये बताएंगे कि ये प्रधानमंत्री जी ने किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि राजधानी रांची से झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर पुराना विधानसभा स्थित मैदान में एक दिवसीय महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाएं मौजूद रही। इसी दौरान गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। देखें। मांगों को सुना है, अधिकांश मांगे नियमावली बनाकर कैबिनेट से पूर्ण करा कर दी जा चुकी है। बाकी जो बची मांगे निश्चित रूप से सरकार, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो तय करेंगे कि कौन आएंगे। अब समय आने दीजिए, वो स्पष्ट होगी। जिसका 10 वर्ष होता है उसका अस्थायी किया जाता है, लेकिन जो इतना बूढ़ा हो गया, वृक्ष हो गया, बूढ़ा हो गया, तो इसको फेंकने के काम किया जा रहा है। मेरा सरकार से गुंजाइश है कि हम 50 साल के बूढ़ा हो गए हैं, हमें कोई बच्चा नहीं है, हमें समझे और सोचे और मेरे पर विचार करे, हमें अस्थायी करे। और इस सत्र में हमें प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोले, खाली कहे उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल योजना बहुत दिन से चल रही है, बहुत से महीने रिटायर कर गए, कहीं कुछ नहीं मिला। तो यह पार्लियामेंट क्यों देते हैं? ऐसा पार्लियामेंट झूठा ना दे, हमको देना है और नीचे करे, यह चीज है। और आज 10 बरस तक इंतजार कर रहे हैं कि अब तो ये जुमलाबाजी छोड़ करके कुछ तो देंगे। मात्र 4500 रुपया दे करके इनको 12 घंटा काम कराते हैं। ICDS के काम के साथ साथ BLO का काम कराते कराते लोगों को कितने का अभी चतरा में हार्ट फेल हो गया। सरकार का आशा था कि इस जैसे बजट में हमारे देगा, लेकिन ये केंद्र सरकार जो कि जुमला पढ़ते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, जो ये पूरे जो से महिला आधी आबादी दे रहे हैं 4500 रुपया में इनका भरण पोषण। 70-80% आंगनबाड़ी सेविका के चूल्हा जरता है सेविका के से। सबसे गरीबी तबके के से इनको बहाल लिया जाता है, लेकिन उनको इस बात को खाली बहन जी देवी जी कह करके समाप्त हो जाता है, लेकिन इनको दिया नहीं। आप रिटायरमेंट दे करके एक पूर्जी धारा हम दे देंगे, कल से मत आइएगा। बताइए तो ये जो जवानी भर काम की, हाड़ मास उस समय बना था, जब रिटायर हुई किसके आश्रय पर तुम छोड़ दिया? जीवन भर काम किया आंगनबाड़ी सेविका समाज का, और आज आपका पेंशन मिलता है विधायक संसद को, रेलवे फ्री, हवाई जहाज फ्री, डॉक्टर फ्री। ये समाज सेवा किया, इसका कुछ भी नहीं। यही है भारत का प्रजातंत्र। आधी आबादी को तुम रोड पर बना करके रखे हो, गुलाम बना करके रखे हो। मैं सरकार से मांग करता हूँ, केंद्र सरकार से, कि अगर तुम नहीं दिए तो तुमको जो है से 17 दूनी 34 लाख, 34 में कम से कम 10 से गुना कर दीजिए, करोड़ों वोट पड़ेगा। इसको वोट को जो है से हम डिवाइड करेंगे, और इसके बाद जो सरकार अगर अपना हम घोषणा पत्र दिए हैं, अपना लिखे हैं सम्मेलन का घोषणा पत्र कि ये जो सेविका का घोषणा पत्र लागू करेगा हम उनको समर्थन देंगे, जो नहीं करेगा हम समर्थन नहीं देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उपराजधानी दुमका के रेलवे स्टेशन पर बने कोयला रैक हटाने की मांग को लेकर रविवार को लगातार 11वें हफ्ते भी धरना जारी रहा। रविवार को धरने पर बैठे रविशंकर मंडल ने कहा कि अब कोयला डस्ट से आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए आम लोगों के स्वास्थ्य के जांच के लिए सिविल सर्जन को पत्र देकर स्वास्थ्य जांच के लिए अनुरोध किया जाएगा। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे रविशंकर मंडल ने रविवार को आंदोलन स्थल पर कहा कि दुमका रेलवे स्टेशन पर बने कोयला रैक को जब तक नहीं हटाया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला रैक हटाने को लेकर विगत 11 सप्ताह से रेलवे स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं आंदोलनकारी रविशंकर मंडल ने क्या कुछ कहा, सुने। आप देख ही सकते हैं कि 11वां सप्ताह भी हम लोग का आंदोलन जारी है शांतिपूर्ण ढंग से। हम लोग यहाँ पे सांसद से और विधायक जी जो भी हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको ट्वीट करके दुमका प्रशासन जी, डीसी साहब जी, DRM सभी को हम लोग ने सूचित भी किया है कि जल्द से जल्द दुमका रेलवे स्टेशन से हटा के किसी खाली जगह पे कोयला रैक को स्थानांतरित किया जाए। लेकिन अभी तक लिखित रूप में हम लोग को कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है
कि मतलब कि आप लोग का जो है मेन स्टेशन को खाली करके किसी दूसरे स्टेशन में हम लोग कोयला रैक को ले जाएंगे। इसलिए हम लोग का धरना अभी तक जारी है और हम लोग को अनिश्चितकालीन धरना जारी ही रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ से हट जाएगा तो हम लोग को एक लिखित आवेदन दे, तब हम लोग अपना धरना समाप्त करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि ललितपुर से है, जहां एक और केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना के तहत गांव के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठा रही है और धरातल पर भी उतारने के लिए लगातार ठोस कदम उठाई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। आज जनपद के अधिकतर गांवों में इस योजना की धरातलीय स्थिति काफी खराब है और घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा, बल्कि यह पानी सड़कों पर बर्बाद हो रहा है। सुने क्या कुछ कहते हैं ग्रामीण। क्या समस्या बताइए। साहब जो हर घर जल योजना की पाई पूरी हमारे से गांव में गली में पूरा मेन गली पर पूरी पटी डली, रास्ता बंद है, जनता हॉल निकलने में बहुत दिक्कत है। तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि साहब हमारा काम पूरा होना चाहिए जल्दी से जल्दी। अच्छा, हाँ दिक्कत बहुत है। तो कुछ लोगों का कहना है कि पाइपलाइन जो है लीक हो रही है। हाँ लीक हो रही है। हाँ, तो इसके लिए आपने ठेकेदार से कुछ कहा कि पाइपलाइन सही करवाएं? हाँ सही बिछ रही, सही भैजात करेंगे तो आजकल ही कर देते हैं। क्या समस्या बताइए। अच्छा, मट्टी यहाँ से उठाकर दूसरी जगह। हाँ, यहाँ की जो मट्टी निकली वो यहीं पे नहीं डाली, आप एक भी ट्रक निकला केवल उतने में ही धस गया सारा। पूरी रोड जो है खराब हो रही। पूरी रोड खराब हो रही और आगे बैंक के पास जो काला जो रोड है वो खिसक के दूसरी जगह आ गया है। अच्छा, रोड भी उखड़ रहा है। हाँ, रोड पूरा खिसक के दूसरी साइड आ गया है, नाली बन रही, बहुत समस्या होना है आगे चल के। अच्छा, बारिश के दिनों में और ज़्यादा समस्या। हाँ, बारिश के दिनों में और ज़्यादा समस्या होगी। आप देख लीजिए, यहाँ पे दिखा दीजिए, और यहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं डली है, ये ऊपर से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल की ओर से आज रांची में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन की शुरुआत रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम से कांके के पिठूरिया के अम्बेडकर चौक होते हुए पुनः मोराबादी तक किया गया। मैराथन में 8500 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। इसमें लगभग 1400 महिलाएं और 7000 से अधिक पुरुष धावक शामिल हुए। आकर्षक आतिशबाजी और अन्य कार्यक्रमों के साथ सुबह 5 बजे मैराथन की शुरुआत हुई। इस दौरान धावकों का उत्साह देखते बन रहा था। इस मौके पर जानी मानी एथलीट और राज्यसभा सांसद पीटी उषा, यूआईडीआई के निदेशक नीरज कुमार, रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और सीसीएल के वरीय अधिकारी समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखें। मेरा नाम मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा किसान हैं। वो मुझे कराते हैं, गेम कराते हैं। मेरे कोच विपिन पाल, वो भी गांव से है। आज यहाँ पे आई हैं किस इवेंट में? मैं 10 किलोमीटर में फर्स्ट पोजीशन पाई है मैंने, और टाइम में है 33 मिनट 59 सेकंड। कैसा लग रहा है यहाँ पे जीत के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक गांव की लड़की बाहर निकल रही है, सपोर्ट कर रहे हैं सब, उसके लिए बहुत अच्छा। नहीं, इससे पहले मेरा नेशनल पे भी मेडल है, ऑल इंडिया पे भी मेडल है, 2 मेडल है ऑल इंडिया पर। यहाँ पे कैसे आई? यहाँ पे मतलब ये इन्फॉर्मेशन उसमें गूगल पे पड़ी हुई है ना मैराथन, तो मैराथन में एंट्री करा, फिर उसके बाद आई। आगे का क्या विचार है? आगे अभी खेलना है, आगे बढ़ना है, और गांव का नाम रोशन, पापा का नाम, कोच का नाम, अपना नाम भी। आप हरियाणा से आती है, हरियाणा में महिलाओं जिस जगह से आती है वहाँ महिलाओं की स्थिति महिलाओं, आपको गांव की स्थिति बताइए। गांव में लेडीज बोलती है कि अपनी लड़की को करा रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, किसके साथ भेज रहे हो। घर वाले इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देते कि हमें कराना है, अपनी लड़की को कराना है। जब जीत के जाएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें सुबह बता दिया था पापा को। आप सोनीपत हरियाणा से आए हैं। आगे इतनी राशि मिली, इस राशि का क्या वो भी मतलब पापा को दूंगी, अपनी डाइट पे भी लगाऊंगी, सूझ भी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दुमका में तिलका मांझी जयंती के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा
नगर समिति के द्वारा नगर पालिका चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर झामुमो नगर अध्यक्ष रवि यादव की अध्यक्षता में माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर रवि यादव ने कहा कि तिलका मांझी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो संथाल समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे। उन्होंने मंगल पांडे से लगभग 70 साल पहले 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। उन्होंने अंग्रेजों के संसाधनों पर कब्जा और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए आदिवासी को एक सशस्त्र समूह बनाने के लिए संगठित किया। इस मौके पर दर्जनों झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।